आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमारे देश का जो माननीय न्यायाधीश है, न्यायालय है, उनका फैसला ऐसा आ जाता है जिससे देश का समस्या कम होने के बजाय और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, और इसी तरीके का एक फैसला कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने दिया है, जिनके फैसलों के बाद से ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इससे देश का जो राजनीतिक माहौल है वह और खराब होने वाला है। जिस तरीके से उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पे निशाना बनाया जाता है, जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, उन माहौलों में उसमें और तेजी आने वाला है। और वह तेजी क्यों आने वाला है? दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चंदे से जुड़े हुए एक योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2018 में लेके आया था, जिसके जरिए इस देश का कोई भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी जो भारतीय हो, वह राजनीतिक दलों को, किसी भी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था। वह एक ऐसा सिस्टम था जिसे यह तो नहीं कहा जा सकता कि 100% सही था, लेकिन पुराने वाले जो तरीका था उससे बेहतर था। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लेकर आया था, जिस बॉन्ड्स के जरिए भारत का कोई भी नागरिक 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का धनराशि किसी भी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था, जिसका जानकारी बैंक के पास भी रहता था और उस राजनीतिक दल के पास भी रहता था। क्योंकि इसमें नियम ही ऐसा था कि जिसे भी चंदा देना है वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, जिसका बिक्री भारतीय स्टेट बैंक करता था, साल में 4 बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बिक्री की जाती थी। उस बॉन्ड को स्टेट बैंक से खरीदकर और किसी भी राजनीतिक दल को दिया जा सकता था। जिस राजनीतिक दल को बॉन्ड्स दिया जाता, वह 15 दिनों के अंदर अपने राजनीतिक दल का जो आधिकारिक बैंक खाता है उसमें उसे क्लियर करवा सकता था। एक तरीके से यह कहा जा सकता था कि पहले वाला जो सिस्टम था राजनीतिक दलों का चंदा देने का, क्योंकि यह जो चंदे का जो सवाल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, यह चंदा का जो धंधा है वो कोई नया नहीं है। बिना चंदा के कभी भी कोई भी राजनीतिक दल कोई चुनाव लड़ता ही नहीं है। और चंदे के मामले में एक चीज और समझने वाली है कि चंदों का फायदा उस पार्टी को हमेशा ज्यादा मिलता है जो सत्ता में रहती है, चाहे वो राज्यों का हो या केंद्र का हो। अगर केंद्र की राजनीति में जो सत्ता में है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ है, पूर्ण बहुमत के साथ है, तो यह स्वाभाविक है कि उस सरकार को, उस पार्टी को चंदा अधिक मिलता है। और यही कारण है कि जिस तरीके से इस पूरे चंदे के मामले पे विवाद पैदा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला है, तो भाई इस समय भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई राजनीतिक दल अपने आप से करता है तो वह एक तरीके से बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आज कई एक राज्यों में सरकार है अपना पूर्ण बहुमत का, और कई एक राज्यों में संयुक्त सरकार है गठबंधन का, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चंदा अधिक मिलना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनर्थ करने वाला हो। लेकिन फिर भी इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी भी तरीके से यह चाहता है कि हमेशा एक ऐसा फालतू मुद्दा ढूंढ के लाया जाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट का टाइम खर्च करवाया जाए, व्यर्थ करवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके सामने प्रभावशाली वकीलों का एक गैंग होता है, इस चुनावी मामले में भी, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल का जोड़ी लेकर गया था। क्योंकि प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट अधिक दिन तक नाराज नहीं कर सकता है। शायद यही कारण है कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे, जिसमें कुछ भी ऐसा अप्रत्याशित नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। मेरा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ कमी दिख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुझाव दे सकता था कि हाँ, इसमें यह कमी है, आप इसे कैसे ठीक कीजिएगा, हमें यह बताइए, हम आपको इतने दिन का समय देते हैं। अगर कोई सरकार या कोई संगठन कोई ऐसा प्लान लाया जो 100% फुल प्रूफ नहीं है, अगर वो 60% भी काम कर रहा है, तो बाकी का 40% कैसे ठीक होगा, उस पे काम करने के बजाय जो 60% ठीक हो चुका है उसे भी खत्म कर देना, यह समझदारी वाला नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह फैसला दिया है, उनको इस पर शायद भविष्य में पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस फैसले को लेकर शायद सरकार पुनर्विचार याचिका
दायर कर सकती है, क्योंकि सरकार ने जिस उद्देश्य से यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया था, उनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था कि जिस तरीके से इस देश की राजनीति में ब्लैक मनी का एक प्रभाव था, काले धन का जो उपयोगिता था, उस उपयोगिता पे ब्रेक लगाना था, जिसमें काफी हद तक इस कानून के माध्यम से सरकार को कामयाबी मिला था। वह अलग बात है कि जिन राजनीतिक दलों का हैसियत 10, 20, 50 विधायक जितवाने का नहीं है, वह राजनीतिक दल भी अपना तुलना बीजेपी से कर रहा है, जिनका कई एक राज्यों में पूर्ण बहुमत का सरकार है और देश में 2 बार से पूर्ण बहुमत का सरकार है। वह अपना तुलना उससे करना चाह रहा है, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट को और माननीय न्यायाधीशों को गौर करना चाहिए। और जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि यह कानून, यह नियम आरटीआई कानून, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A का उल्लंघन करता है, तो फिर माननीय न्यायाधीशों को यह भी बताना चाहिए कि इस कानून का उल्लंघन तो आप लोगों का जो एक अपना बनाया हुआ कानून है वो भी करता है। और वह क्या है? वो यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश के नागरिकों को, वोटर्स को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी के पास कितना चंदा आया, कहां से आया और वह पार्टी कहां खर्च कर रही है, तो फिर इस देश के जनता को यह जानने का भी अधिकार है कि माननीय न्यायाधीशों के पास जो पैसे आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है और उनके संपत्ति में प्रति साल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, किन किन जगहों से, किन किन स्रोतों से उनके पास पैसे आ रहा है, यह जानने का भी तो अधिकार है। फिर आप इसको क्यों नहीं आरटीआई एक्ट के अंदर लाते हैं? यह भी तो आर्टिकल 19 के 1 क्लॉज ए का उल्लंघन कर रहा है। जब इस देश का हर एक मंत्री, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, जब अपने संपत्ति को सार्वजनिक करता है, इस देश के जनता को बताता है कि हमारे पास इस साल तक इतने संपत्ति है और इतने सालों के बाद इतना बढ़ा है, और जब इस देश में नेता जो मंत्री है वह यह कह सकता है देश को, जनता को, कि इतने इस साल तक हमारे पास इतना संपत्ति था और इतने सालों में इतना बढ़ा है और अभी इतना है, फिर माननीय न्यायाधीशों को यह बताने में क्या दिक्कत है? उनको भी तो बताना चाहिए कि आपका संपत्ति 5 साल पहले कितना था और 5 साल में कितना बढ़ा है और अभी कितना है। आपके पास जो पैसे आ रहा है वो किन किन स्रोतों से आ रहा है, कहां कहां से आ रहा है। जिस तरीके का जज जो तर्क दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु, ये प्रशांत भूषणों के द्वारा, कि दरअसल बड़े बड़े जो कंपनी है वो सरकारों को, राजनीतिक दलों को चंदा देकर अपने हित का काम करवाता है, तो जो बड़ी कंपनियां सरकारों को, राजनीतिक दलों को चंदा देकर अपने हित में काम करवा सकता है, तो क्या वह बड़ी कंपनी, वह रसूखदार लोग, वह पैसे वाले लोग क्या न्यायिक सिस्टम को नहीं कंट्रोल कर सकता है? अगर नहीं कंट्रोल कर सकता तो ऐसे कैसे संभव है कि कोई मुख्तार अब्बास, कोई मुख्तार अंसारी, कोई आजम खान 30-30, 40-40 वर्षों से अपने ऊपर हुए 100 मुकदमों पे अदालतों में कोई सुनवाई नहीं हो, कोई जज उसके खिलाफ सुनवाई ही ना करे? यह कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं अदालतें भी माइनेज होती हैं, कहीं कहीं माननीय मिलॉर्ड भी माइनेज होते हैं। इसलिए अगर जनता का इतना फिक्र है तो इन सब बातों पे भी विचार करना चाहिए था। इन सब चीजों की भी अधिकार जनता को मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को सिर्फ वही अधिकार नहीं दिया जा सकता है जिससे माननीय मिलॉर्डों के अधिकारों का हनन ना हो। ऐसा बहुत सारे कानून है इस देश में, इस देश के सुरक्षा, इस देश की अखंडता से जुड़ा हुआ, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बाहर रखा गया है, जिसे आर्टिकल 19 से बाहर रखा गया है। बहुत सारे कानून हैं। और जिस समय यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस माहौल में आया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से माहौल और खराब होने वाला है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देश में भारतीय बिजनेसमैनों के खिलाफ, भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है राजनीतिक तौर पे, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरीके से अराजकता को और बढ़ावा देगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 से लेकर अब तक किन राजनीतिक दलों को किस व्यक्ति ने कितना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा दिया है, उसका खुलासा करे, उसे सार्वजनिक करे, इससे और स्थिति खराब होगी। समस्या कम करने के बजाय समस्या बढ़ाने वाला यह रिपोर्ट है, यह फैसला है, जिसका विरोध अब अलग अलग तरीकों से लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे इन्फोसिस के CFO एस स्ट्राइक ने
पूर्व इन्फोसिस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहनदास पाई ने टिप्पणी किया है। उन्होंने इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि बैड जजमेंट, पार्टी विल गो बैक टू ब्लैक मनी रूट से एक्स इन्फोसिस CFO SC स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वह गलत है, एक तरीके से राजनीतिक दलों को फिर से ब्लैक मनी वाला, काले धन वाले रास्ते पे ले गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनावों में ब्लैक मनी का, काले धन का हस्तक्षेप और बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस कानून को और कैसे बेहतर किया जाए, इस पर सुझाव देना चाहिए था, इसके लिए सरकार को कुछ निर्देश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पूरे कानून को ही असंवैधानिक बता के ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। एक तो पहले से ही कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार इस तरीके का कोई कानून नहीं बनाना चाहता है जिससे राजनीतिक दलों के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, लेकिन एक सरकार ने बनाया भी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो यह रवैया है वह वाकई देश में अच्छा बदलाव हो, अच्छा परिस्थिति आए, उसमें कहीं ना कहीं बाधा ही है, सहायता नहीं है। तो देखिए बाकी आगे आने वाले दिनों में इस पे और भी तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से अपना बात रखेंगे, क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और भी बताएंगे लोग। फिर हमें लग रहा है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से पुनर्विचार करना पड़ेगा, सरकार जरूर अदालत जाएगी इसके खिलाफ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।